नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो लेक्चर में। आज की लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री के द्रव्य जिसका नाम है मैटर। इसके बारे में पूरा डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। सभी पॉइंट को इस वीडियो में कवर किया गया है और इसके रिलेटेड जितने भी MCQ हैं वे भी आप लोग टॉपिक कवर होने के बाद इसी वीडियो में देख पाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर के साथ आप लोग एंड तक बने रहिएगा। अगर आप लोग भी अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाली है। इसे आप लोग पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, जो टॉपिक का नाम है वो है मैटर। मैटर यानी कि द्रव्य। दोस्तों, जो पूरा ब्रह्मांड है वो दो चीज़ों से ही मिलकर बना है। पहला है द्रव्य और दूसरा ऊर्जा। जो चीज़ें यानी कि जो वस्तुएं स्थान घेरती हैं, जिन्हें हम अपने ज्ञानेंद्रियों से समझ सकते हैं, वे सभी चीज़ें क्या होती हैं? द्रव्य होती हैं, यानी कि मैटर होती हैं। आप लोगों ने सुना होगा भार और द्रव्यमान, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर आप लोगों को शायद ही पता होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों कि जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसे वस्तु का भार कहते हैं, और जो एक्चुअल में किसी ऑब्जेक्ट का वेट रहता है वो उसका द्रव्यमान कहलाता है। दोस्तों, जो भार है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है, यानी कि इसकी जो वैल्यू होगी यहाँ पे कुछ और होगी, किसी दूसरे द्वीप पे महाद्वीप में ले जाएंगे तो वहाँ पे कुछ और होगी। लेकिन जो द्रव्यमान होता है वो सेम रहता है। अगर कोई वस्तु यहाँ पे 5 kg द्रव्यमान की है तो उसे आप लोग किसी भी द्वीप या महाद्वीप में ले जाएंगे, वो 5 kg की ही रहने वाली है। तो ये डिफरेंस होता है भार और द्रव्यमान में। भार और द्रव्यमान के बीच दोस्तों एक संबंध होता है W=mg। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इक्वेशन। इस इक्वेशन में W यहाँ पे भार होता है, m यहाँ पे द्रव्यमान होता है और g यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण होता है, यानी कि वे त्वरण जिसके द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी तरफ इस त्वरण पर अपनी तरफ खींचती है, वही यहाँ पे गुरुत्वीय त्वरण होता है। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों ऊर्जा। ऊर्जा का परिभाषा आप लोगों को पता होगा कि किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा का न तो भार होता है और न ही कोई आकार होता है। यद्यपि दोस्तों इसका जो है आप लोग प्रभाव जो है अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं। ऊर्जा के कई रूप हैं, जैसे कि प्रकाश, ऊष्मा, विद्युत, ध्वनि, ये सभी क्या हैं? ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। अब जो अगला इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो है द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध, रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी। दोस्तों, द्रव्यमान तथा ऊर्जा के संबंध में एक समीकरण आइंस्टीन ने दिया जिसे E=mc² कहा जाता है। आइंस्टीन के अनुसार ये कहा गया था कि यदि द्रव्य नष्ट होता है तब उसी के समतुल्य ऊर्जा निर्मुक्त होती है। अतः द्रव्यमान तथा ऊर्जा में संबंध दर्शाने के लिए आइंस्टीन का ये समीकरण आप लोग देख सकते हो। यानी कि अगर कोई द्रव्य है, अब चाहे वो ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, अगर वो नष्ट होगा तो उसमें से एक ऊर्जा निकलेगी, और जो ऊर्जा होगी दोस्तों वो उसके लिए उन्होंने ये समीकरण दिया। इस समीकरण में ही यहाँ पे क्या है? उत्पन्न ऊर्जा की मात्रा, यानी कि जब नष्ट होता है वस्तु तो उससे जो उत्पन्न होती है ऊर्जा उसकी मात्रा। m यहाँ पे क्या है? नष्ट हुआ द्रव्यमान, मास यानी कि, और c यहाँ पे है प्रकाश का वेग, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला दोस्तों इम्पॉर्टेंट टॉपिक है द्रव्य की अवस्थाएं, यानी कि स्टेट ऑफ मैटर। द्रव्य की दोस्तों 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इसमें क्या होता है दोस्तों? ठोस अवस्था में जो वस्तु होती है उसका आकार और आयतन दोनों निश्चित रहता है। एग्जाम्पल में लोहा है, लकड़ी है, टीन है, प्लास्टिक है, ये सभी क्या है? ठोस अवस्था वाले वस्तु हैं। दूसरा है द्रव अवस्था। इसमें क्या होता है कि आयतन तो निश्चित रहता है लेकिन आकार अनिश्चित रहता है। जैसे कि एग्जाम्पल में अगर आप किसी गिलास में पानी रखते हो, सपोज दैट 100 ml का पानी आपने किसी गिलास में रखा तो उसने वो ग्लास का आकार ले लिया और जो उसकी वैल्यू है वो कितनी है? 100 ml है। फिर उसी पानी को आपने किसी कटोरी में रखा तो अब क्या करेगा? वो उस कटोरी का आकार ले लेगा, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो 100 ml ही है। गिलास और कटोरी में पानी को रखने पर आकार तो बदल गया लेकिन जो उसकी वैल्यू थी वो सेम थी। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि द्रव अवस्था में जो वस्तु होता है उसका आयतन निश्चित रहता है,
लेकिन आकार निश्चित रहता है। एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हो। तीसरा होता है दोस्तों गैस अवस्था। गैस अवस्था में क्या होता है कि ना तो उसका आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। एग्जाम्पल में वायु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या होती हैं, गैस अवस्था में होती हैं। इनका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। अब दोस्तों जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है द्रव्य में अवस्था परिवर्तन। ये 5 पॉइंट है, इनको आप लोग समझ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं इनसे रिलेटेड आप लोग आसानी से कर पाओगे। इस चैप्टर में अगर मैं कहूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो ये 5 पॉइंट है। तो चलिए अब इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहला है दोस्तों गलन। गलन को समझने के लिए सबसे पहले आपको गलनांक के बारे में पता होना चाहिए। तो अगर कोई ठोस वस्तु, उसको हम लोग उष्मा यानी कि ताप दे रहे हैं और जिस ताप पर वह द्रव्य जो है अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदल जाता है तो उस द्रव अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, उसका गलनांक कहते हैं। और ये जो प्रक्रम होता है दोस्तों इसी को गलन कहते हैं यानी कि मेल्टिंग कहते हैं। दूसरा है हिमांक। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव्य अपनी द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है अर्थात जम जाता है, जैसे कि पहले गलन का हुआ उसका उल्टा हिमांक कहलाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। और ये जिस ताप पर होता है उसी को हम लोग हिमांक कहते हैं यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, और वो टेम्परेचर कहलाता है। अगर हम लोग जल के हिमांक की बात करें तो ये 0 डिग्री सेल्सियस होता है। तीसरा पॉइंट है क्वथन यानी कि बॉइलिंग। बॉइलिंग यानी कि उसको जब हम लोग गर्म करते हैं वो उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम लोग इसको एक परिभाषा के रूप में कहें तो वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू होता है अथवा गर्म करने पर जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है। और ये जो पूरा प्रक्रम होता है ये क्या कहलाता है, क्वथन कहलाता है। अगला हमारा टॉपिक है वाष्पन यानी कि इवेपरेशन। इवेपरेशन में क्या होता है दोस्तों कि जब किसी भी ताप पर वस्तु के वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। वाष्पन की दर द्रव की सतह के क्षेत्रफल, वायुमंडल के ताप तथा वायु की आर्द्रता पर निर्भर करता है। ये आपका होता है वाष्पन यानी कि इवेपरेशन। अगला है ऊर्ध्वपातन। दोस्तों कुछ ठोस वस्तुएं ऐसी होती हैं जिन्हें गर्म करने पर वो द्रव अवस्था में नहीं बदलती यानी कि सीधे वे गैस अवस्था में बदल जाती हैं। ऐसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन या फिर ऊर्ध्वपातज कहते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कपूर को अगर हम लोग रखते हैं तो वो कभी भी द्रव अवस्था में नहीं बदलता, वो ठोस रहेगा, ठोस के बाद वो गैस अवस्था में बदल जाएगा। इसी तरीके से नौसादर, इसी तरीके से आयोडीन जो कि नमक में यूज किया जाता है। तो ये सभी जो द्रव्य हैं वो ऊर्ध्वपातन की क्रिया में प्रयोग किए जाते हैं और ये जो द्रव्य होते हैं इन्हें ऊर्ध्वपातज के नाम से जाना जाता है। चलिए अब अगला पॉइंट आप लोग देखिए क्या है कि मिश्रण। यहाँ पे हम लोग जानेंगे मिश्रण के बारे में। और अगला पॉइंट एक और है आपका द्रव्यों में होने वाले परिवर्तन। तो ये 2 पॉइंट रह गए हैं। देखिए दोस्तों जब भी 2 या 2 से अधिक द्रव्यों को किसी भी अनुपात में अगर आप लोग मिला देते हो तो वो मिश्रण कहलाता है। मिश्रण 2 प्रकार का होता है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या होता है कि जब द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे जल तथा चीनी का मिश्रण, अगर आप लोग जल तथा चीनी को मिलाओगे तो बाद में क्या हो जाएगा, जो पूरा का पूरा संगठन यानी कि जो जल और चीनी का मिश्रण है वो एक जैसा हो जाएगा। तो ये आपका समांगी मिश्रण कहलाएगा। दूसरा क्या है, विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण में क्या होता है कि जिस द्रव्य के प्रत्येक भाग का संगठन एक जैसा नहीं होता है, यानी कि अगर आप लोग बालू और रेत को मिलाते हो तो कहीं पे रेत ज़्यादा, कहीं पे बालू कम, कहीं पे बालू ज़्यादा, कहीं पे रेत कम, तो ये जो मिश्रण कहलाता है वो विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो मिश्रण के आपके ये 2 प्रकार हैं, समांगी और विषमांगी, और इनके एग्जाम्पल भी आप लोग देख सकते हो। दोस्तों जो अगला टॉपिक है वो है द्रव्यों में होने वाले परिवर्तन। तो ये द्रव्य में होने वाले परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन यानी कि केमिकल चेंज। दोस्तों भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं कि वे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के स्वरूप एक भौतिक गुणधर्मों में अस्थायी परिवर्तन होता है,
जबकि उनके भार तथा रासायनिक संगठन अपरिवर्तित रहते हैं, अर्थात कोई नया पदार्थ नहीं बनता। यानी कि वे सभी परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है वे भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। एग्जाम्पल में विद्युत बल्ब का जलना, बर्फ़ का पिघलना, बादलों का बनना, ये सभी क्या हैं, भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। एक चीज़ और है कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो उत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि रिवर्सिबल होते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर आपका विद्युत बल्ब जल रहा है तो उसको आपने बंद कर दिया, फिर वो दोबारा जलने लगेगा। बर्फ़ का पिघलना यानी कि बर्फ़ पिघल गया, द्रव बन गया, तो दोबारा से उसे बर्फ़ बनाया जा सकता है। तो ये सभी क्या होते हैं, उत्क्रमणीय प्रक्रम होते हैं। और जो आपका अगला होता है रासायनिक परिवर्तन, इनमें क्या होता है कि पदार्थ का संगठन और गुणधर्म दोनों अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि नए पदार्थ बन जाते हैं। जैसे कि मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जला एक बार ख़त्म हो चुका, उसके थ्रू हमें क्या मिला, प्रकाश ऊर्जा मिला, ताप मिला और वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया। जंग लगना, दूध से दही बनना। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो सारे एग्जाम्पल हैं ये और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वे सभी क्या होते हैं, अनुत्क्रमणीय होते हैं, यानी कि इरिवर्सिबल होते हैं। यानी कि अगर एक बार दूध से दही बन गया तो दोबारा उसे दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। यानी कि जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं वे अनुत्क्रमणीय होते हैं और इनके थ्रू जो है आप लोग एग्जाम्पल भी यहाँ पे देख सकते हो। चलिए दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड MCQ देख लेते हैं और ये इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है, तो इनको आप लोगों को तैयार करना और इनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। तो पहला MCQ क्वेश्चन है कि कौन सी वस्तु द्रव्य नहीं है। यानी कि यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, कोयला, प्रकाश, लकड़ी, कॉपर, इनमें से कौन सा द्रव्य नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, कि यहाँ पे जो प्रकाश है दोस्तों वो द्रव्य नहीं है। बाकी कोयला भी ठोस द्रव्य है, लकड़ी ठोस द्रव्य है, कॉपर भी ठोस द्रव्य है, लेकिन प्रकाश यहाँ पे ना तो ठोस है, ना तो द्रव है, ना तो गैस है, तो ये किसी श्रेणी में नहीं आता है, इसीलिए यह एक द्रव्य की श्रेणी में भी नहीं आएगा। अगला प्रश्न है कि यम ग्राम द्रव्यमान के लुप्त होने पर उत्पन्न ऊर्जा, यानी कि अगर कहीं पे m ग्राम द्रव्यमान यूज़ होता है तो वहाँ पे कितनी ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये होगा mc² अर्ग। यानी कि अगर कहीं पे भी, आपको मैंने बताया था कि जो आइंस्टीन का समीकरण है वो क्या है, E = mc²। तो इसका मतलब यही था कि अगर कहीं पे 1 ग्राम द्रव्यमान उत्पन्न या लुप्त होता है यानी कि नष्ट होता है तो वहाँ पे mc² जो है एनर्जी उत्पन्न होगी और इसी को कहते हैं अर्ग में नापते हैं, तो ये mc² अर्ग हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि प्रकृति में जल किस अवस्था में मिलता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि प्रकृति में जल को अगर हम लोग ठंडा करेंगे तो वो ठोस में बदल जाएगा, द्रव में होता ही है, अगर हम गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा। यानी कि प्रकृति में जल जो है तीनों अवस्था में मिलता है, यानी कि ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अंतराणुक बल अधिक होता है। तो पूछ रहा है कि किसमें अंतराणुक बल अधिक होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए ठोस, द्रव, गैस या फिर तीनों में समान। तो दोस्तों जो अंतराणुक बल होता है, मान लीजिए यहाँ पे कोई द्रव्य दिया है, अब इनके बीच में सपोज दैट यहाँ पे 2 अणु हैं, तो इनके बीच में जितनी कम जगह रहेगी वहाँ पे जो है अंतराणुक बल उतनी ही अधिक होती है। तो आपको सभी लोगों को पता है कि जो ठोस का अगर हम लोग आकार बनाएंगे तो वो एकदम जो है पास पास में उनके अणु रहते हैं, तो इसलिए यहाँ पे जो ठोस में ऑप्शन है पहला ये सही हो जाएगा कि ठोस में अंतराणुक बल अधिक होते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है उस ताप को कहते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को कराया था और ये हमारे क्वथनांक का ही एक डेफिनेशन है कि जब किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वो क्वथनांक कहलाता है और इस प्रक्रिया को पूरे क्वथन कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 की किस पदार्थ का ताप बढ़ने पर उसके अणुओं की ऊर्जा में होगी। यानी कि मान लीजिए अगर किसी पदार्थ के तापमान को हम लोग बढ़ा रहे हैं यानी कि टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो उसकी ऊर्जा में, अणुओं की ऊर्जा में क्या होगा, वृद्धि होगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर कमी रहेगा या फिर पहले कमी फिर वृद्धि। तो जब भी आप लोग किसी भी पदार्थ के ताप को बढ़ाएंगे तो उसके जो अणुओं की ऊर्जा होगी दोस्तों वो बढ़ेगी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा।
यानी कि वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7 की प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हुआ है कि प्रेशर कुकर में जल्दी खाना क्यों पक जाता है। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, यहाँ पे जो जल का क्वथनांक है दोस्तों वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से प्रेशर कुकर में जो खाना यानी कि चावल रहता है या फिर दाल रहता है, कुछ भी जो रहता है वो जल्दी से पक जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब बर्फ़ पिघलता है तो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा, यानी कि मान लीजिए बर्फ़ है तो जब बर्फ़ पिघलेगा तो वो क्या बनेगा, जल बनेगा, यानी कि द्रव्य बनेगा, द्रव बनेगा। तो अब पूछ रहा है कि इनके अणुओं की स्थितिज ऊर्जा में क्या बदलाव होगा, वो है परिवर्तित रहेगी, घटेगी, बढ़ेगी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों कि जो अणुओं की स्थितिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, घट जाएगी। अगला प्रश्न कह रहा है कि गर्म करने पर नौसादर यानी कि साल्ट अमोनिक विघटित होता है, यानी कि अगर हम लोग नौसादर को टेम्परेचर देंगे तो वो विघटित होगा, और किस में विघटित होगा वो यहाँ पे पूछ रहा है। दोस्तों इस प्रश्न को करने के लिए सबसे पहले तो आपको नौसादर के रासायनिक सूत्र के बारे में पता होना चाहिए। तो ये होता है NH4Cl, यानी कि नौसादर का ये सूत्र होता है। जब इसको आप लोग टेम्परेचर दोगे दोस्तों तो ये किस में विघटित होगा, ये विघटित होगा अमोनिया में और HCl में, यानी कि जब ये विघटित होगा तो NH3 और HCl में विघटित होगा। आप लोग ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पे दिया गया NH3 और HCl, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भूगर्भ यानी कि पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु है। 4 ऑप्शन दिया है, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी। तो जो पृथ्वी है दोस्तों सबसे अधिक यहाँ पे जो पाया जाता है वो एल्युमिनियम की मात्रा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों का चैप्टर नंबर 2 मैटर यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, यानी कि द्रव्य ख़त्म हो चुका है। इसके हमने सभी टॉपिक्स को कवर कर लिया, इसके सभी MCQ को कर लिया। अब दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखा है, तो उसके लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है आप लोग सभी चीज़ों को समझ भी गए होंगे। इसका जो PDF है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा और हमारे एप्लीकेशन पे भी फ्री में वहाँ पे उपलब्ध है, आप लोग वहाँ से भी इसे डाउनलोड करके देख सकते हो। PDF में मैं आप लोगों को कुछ और चीज़ें यहाँ पे दे दूँगा ताकि आप लोग उन सब चीज़ों को तैयार कर लो। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।